गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और आज हम अपनी थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास के अंदर हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा था। वेरिएशन मतलब चेंजेस आना क्रोमोसोम के नंबर के अंदर, और उसका मतलब था हेट्रोप्लाइडी। फिर हमने हेट्रोप्लाइडी का टाइप्स के बारे में पढ़ा था, यूप्लाइडी और एनुप्लाइडी। ये दोनों जो टाइप थे, प्रकार थे हेट्रोप्लाइडी के, उनको हमने डिटेल में दोनों को अलग अलग तरीके से देखा, दोनों की सारी चीज़ें क्लियर की। आज हम अपनी थर्ड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, म्यूटेशन। राइट। तो म्यूटेशन क्या है? अगर इसको हम सरल भाषा में समझें तो ये परिवर्तन है, ये भी एक चेंजेस है। कैसा चेंजेस है देखते हैं। कहता म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ? जीनोम नॉट अ स्टैटिक एंटाइटी। सबसे बड़ी बात कहता जो जीनोम होता है ना, जीनोम किसे कहते हैं? जितना भी आपके पास आनुवांशिक जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी आपके पास आपके न्यूक्लियस, हर प्रत्येक सेल के पास, प्रत्येक सेल क्या, या आपकी ये कह सकते हो कि एक मनुष्य के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल है, तो यानी कि आप सभी चीज़ों को जोड़ोगे ना, जितना भी इसकी कोशिकाओं के अंदर, हर एक केंद्रक के अंदर जितना भी उसका केंद्रीय पदार्थ उपस्थित है, वो कैसा है? नॉट ए स्टैटिक एंटाइटी। बोला वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थिर रहे हमेशा। क्या मतलब है? जीनोम इज़ ए डायनेमिक नेचर। वो कहता है जो आपका वो जो जीनोम है, वो जो जीन्स का वो जो पूरा आपके पास पिटारा है जेनेटिक मटेरियल, वो कैसा है? एक डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक नेचर मतलब जिसकी प्रकृति हमेशा बदलती रहे। जीनोम इज ए सब्जेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ हेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस। वो कहता है जीनोम एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न प्रकार के हेरिटेबल जेनेटिक चेंजेस होते हैं। उसने कहा ये जो जीनोम है, जिसको आप कह रहे हो, जो आपका ये मटेरियल है, वो एक ऐसा विषय है जिसमें विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप के हेरिटेबल, हेरिटेबल मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होने वाले उसमें परिवर्तन होते हैं। वो कैसे होते हैं? आनुवांशिकी परिवर्तन होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाले जेनेटिक चेंजेस होते रहते हैं इस जीनोम के अंदर। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो आपके दादा थे, उनसे आपके फादर वाली पीढ़ी बनी, फिर उनसे आप बने, है ना? ऐसे फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो वो परिवर्तन उनमें चेंजेस। अब ऐसा तो नहीं कि आपके पेरेंट्स आपके ग्रांड पेरेंट के सेम टू सेम थे, ऐसा तो नहीं था। कुछ चेंजेस आए, है ना, कुछ मॉडिफिकेशंस आई। ऐसे फिर फादर से आप लोग आए तो आप में भी कुछ चेंजेस आए। राइट। तो जीनोम कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है अपने अंदर। वो जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कुछ ना कुछ चीज़ों को बेहतर करता है। ये याद रखना, जेनेटिक मटेरियल हमेशा अपनी पिछली जनरेशन से खुद को मॉडिफाइड करता है। मतलब कि वो आने वाली नई पीढ़ी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल को वो पास कर रहा है, वो बेहतर गुणों को आगे लेकर जाएगा। राइट। नेक्स्ट, a heritable genetic change in genetic material and organism give rise alternate form of any gene। वो कहता है ये जो हेरिटेबल जेनेटिक चेंज हुआ है, हेरिटेबल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, ये जो आनुवांशिक परिवर्तन हुआ है, कहाँ हुआ है? जेनेटिक मटेरियल में। किसके जेनेटिक मटेरियल में? किसी भी जीव के जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, उस जीव के आनुवांशिक पदार्थ में जो भी हेरिटेबल जेनेटिक चेंज हुआ है, उससे क्या होगा? गिव राइस अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनी जीन। उससे क्या होगा? एक जीन की नई अल्टरनेट, एक अतिरिक्त कॉपी बनेगी, कॉल्ड हैज़ म्यूटेशन। और जिस वजह से ये हुआ है उसे कहोगे आप म्यूटेशन। क्या हुआ? कहता है ये जो हेरिटेबल जेनेटिक चेंज हुआ है, कहाँ हुआ है? आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जिस भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में ये जो हेरिटेबल जेनेटिक चेंज हुआ, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला जो आनुवंशिक परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से किसी भी जीन की एक अल्टरनेट फॉर्म बनी, किसी भी जीन की एक नई फॉर्म बनी। और ये चीज़ क्या क्या कहलाती है? ऐसा होना क्या कहलाता है? म्यूटेशन। उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? म्यूटेशन। राइट। आगे देखते हैं। प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन इज प्रोसीड आर कॉल्ड म्यूटाजेनेसिस। वो कहता है जिस क्रिया के द्वारा ये म्यूटेशन होता है, जिस क्रिया के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये जो म्यूटेशन हुआ है, उसे आप म्यूटाजेनेसिस कहते हो। क्या बोलते हो? म्यूटाजेनेसिस। मतलब म्यूटाजेनेसिस का अर्थ क्या हुआ? कि म्यूटेशन का होना, मतलब वह प्रक्रिया जिसके थ्रू म्यूटेशन हो, उसे क्या कहलाते हो? म्यूटाजेनेसिस। कहता है एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग अ नोवेल फिनोटाइप हैज़ ए रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन रेफर्ड एज ए म्यूटेंट। वो कहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नोवेल फिनोटाइप एग्जिबिटिंग का मतलब होता है उसमें एक नोवल, एक अजीब प्रकार का फिनोटाइप, अलग ही प्रकार का फिनोटाइप आपको रिसीव हो। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो आप आकार की के रूप में, जो उसको बाहरी, मतलब आपने प्लांट कैसा बनाया था, उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, वो नया कुछ अलग ही उसने अपना रूप ले लिया। तो कोई
अलग सा ही फिनोटाइप, नोवल का मतलब एक विशिष्ट प्रकार का उसमें फिनोटाइप बन जाए, और वो किसका परिणाम होगा, प्रेजेंस ऑफ द म्यूटेशन, मतलब कि वहाँ पर म्यूटेशन हुआ है और जिसकी वजह से होता है वो क्या कहलाते हैं, म्यूटेंट। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग ए नोवल फिनोटाइप हैज ए रिजल्ट प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन रेफर्ड एज ए म्यूटेंट। ठीक, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा फिनोटाइप, नया फिनोटाइप बन के आए तो, और वो म्यूटेशन का परिणाम हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, म्यूटेंट। आगे देखते हैं, कहता है अगर आप इन ब्रॉड सेंस, अगर आप एक ब्रॉड सेंस में बात करो तो टर्म म्यूटेशन इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ हेरिटेबल जेनेटिक चेंज। तो कहता है कि ये जो म्यूटेशन वाला जो ये टर्म है, ये जो म्यूटेशन जो आप नाम देख रहे हो, इंक्लूडेड, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ों को डाल सकते हो, ऑल टाइप ऑफ हेरिटेबल जेनेटिक चेंज, सभी प्रकार के जो भी हेरिटेबल चेंजेस होते हैं वो उनको आप इसी म्यूटेशन के अंदर डाल सकते हो, नॉट एक्सप्लेनेबल बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएशन। तो कहता है अगर आप ब्रॉड सेंस में बात करो तो म्यूटेशन क्या चीज़ है, म्यूटेशन के अंदर वो सभी प्रकार के हेरिटेबल चेंज को आप काउंट कर सकते हो जिनको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, किसके द्वारा, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। कब, ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएशन, जो पहले जितने भी जो प्री एग्जिस्टिंग जो रिकॉम्बिनेशन हुए हैं, अगर उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब जो भी जेनेटिक वेरिएशन आया है वो किसके थ्रू आया है, म्यूटेशन के थ्रू आया है। समझ आ गई बात। अब आगे बात करते हैं, कहता है म्यूटेशन इंक्लूड चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम एब्रेशंस एंड चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ जीन। कहता है म्यूटेशन अगर हो रहा है तो वो क्या कर देगा, वो क्रोमोसोम के नंबर को चेंज कर सकता है, क्रोमोसोम की आकृति यानी उसकी संरचना में चेंज ला सकता है, और चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ द जीन, और वो जीन्स की जो रासायनिक जो प्रवृत्ति है उसमें भी बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। समझ आ रही बात, कि म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर, गुणसूत्रों के नंबर बदल जाएंगे, उन क्रोमो जो आपके गुणसूत्र हैं उनकी आकृति में, एब्रेशन का मतलब होता है आकृति, संरचना। ठीक है, और जीन की जो रासायनिक प्रवृत्ति है उसको भी वो चेंज कर देगा, परिवर्तित कर देगा। ठीक, आगे देखते हैं, हेयर वी हैव डिस्क्राइब म्यूटेशन इन टर्म ऑफ चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ जीन। यहाँ हम जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं वो इसी संदर्भ में कर रहे हैं कि आप जीन की जो रासायनिक, जीन के अंदर आपने रासायनिक परिवर्तन लाना है, और ये चीज़ क्या कहलाता है, जीन म्यूटेशन। क्या कहते हैं इसको हम, जीन म्यूटेशन। बात समझ आ रही है, क्या बोलता है कि यहाँ जो हम म्यूटेशन को डिस्क्राइब करेंगे आगे चल के, वो यही बात करेंगे कि आपने जीन की रासायनिक जो प्रवृत्ति है या जो उसकी संरचना है उसमें आप परिवर्तन ला रहे हो, तो जब जीन के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो ये ऐसा म्यूटेशन क्या कहलाएगा, जीन म्यूटेशन। चलिए आगे देखते हैं। आप ये बात समझ गए, देखो सारा चीज़ मैंने म्यूटेशन का आपको जनरल इंट्रोडक्शन सारा दे दिया कि क्या म्यूटेशन होता है, क्या म्यूटाजेनेसिस होता है, क्या म्यूटेंट होते हैं, और क्या जीन म्यूटेशन होता है। ये चारों आपकी डेफिनेशन निकल कर आ गई कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटाजेनेसिस क्या होता है, म्यूटेंट क्या होते हैं। म्यूटेंट क्या होते हैं, जिनकी वजह से, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके का काम हो वो क्या कहलाते हैं, म्यूटेंट। और ये क्या है, जीन म्यूटेशन, यानी कि जीन्स के केमिकली यानी रासायनिक प्रवृत्ति में परिवर्तन आना, वो भी किसके द्वारा आना, म्यूटेशन के द्वारा आना, और ऐसे जीन्स क्या कहलाएंगे, जीन म्यूटेशन। आगे देखते हैं, कहता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं जो साधारण जो विशेषताएं हैं किसकी, म्यूटेशन की, वो क्या क्या है। कहता है म्यूटेशन आर जनरली रिसेसिव। कहता अगर आप साधारण रूप में बात करें तो साधारणतया जो म्यूटेशन है वो है कैसा है, रिसेसिव है, मतलब यानी कि वो अप्रभावी लक्षण है। बट डोमिनेंट म्यूटेशन आल्सो अकर, लेकिन प्रभावी म्यूटेशन भी पाया जाता है। ठीक, म्यूटेशन आर जनरली हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव के लिए अगर उसमें म्यूटेशन हो रहा है, उसके जीन के अंदर, जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो उसके लिए बहुत जानलेवा या खतरनाक हो सकता है। म्यूटेशन आर रैंडम अकर एट एनी टाइम एंड एनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं जो म्यूटेशन है वो रैंडम है, वो एकदम से कहीं भी कभी भी हो सकता है, अकर एनी टाइम, किसी भी समय, एंड एनी सेल, और किसी भी कोशिका के अंदर किसी भी जीव की। ठीक, म्यूटेशन आर recurrent, दैट इज सेम म्यूटेशन में अकर अगेन एंड अगेन। वो कहता है जो म्यूटेशन है आर ए रिकरेंट, मतलब कि म्यूटेशन क्या है एक्चुअल में, अगर एक सेम म्यूटेशन में अगर बार बार एक ही म्यूटेशन बार बार भी हो सकता है तो उसमें क्या है, ये कैसा है, रिकरेंट वाला है। मतलब म्यूटेशन, वही म्यूटेशन जो अभी हुआ था वो बार बार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नया वही म्यूटेशन बार बार होगा। नेक्स्ट है, क्या रोल क्या है म्यूटेशन का, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन। वो कहता है कि जितना भी
जेनेटिक वेरिएशन होता है, आपने देखा ना जेनेटिक वेरिएशन, जैसे आपको पता है कि, आपको इतना तो पता ही है कि अगर आप जीवों के इतिहास के बारे में देखें, हिस्ट्री में जाएं, तो आपको पता है कि सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर एक सेल आई, राइट। सबसे पहले आपको पता है कि एक एनवायरनमेंट था, नॉर्मल से एक एनवायरनमेंट था, मतलब एक सन था, सन में ब्लास्ट हुआ, सारी गैसेस तितर बितर हो गई। तो उस समय गैस में क्या था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना, ये चीज़ें थी। धीरे धीरे वो इकट्ठा होना शुरू हुई, धीरे धीरे इकट्ठा हुई तो सेल की, अर्थ के ऊपर ठंडा हुआ, पानी वाटर वाटर आ गया, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो मॉलिक्यूल्स है इकट्ठा होना शुरू हो गए, मोनो से वो मैक्रो बने मॉलिक्यूल्स, है ना, नाइट्रोजन बड़े बड़े, वो तो उन्होंने एक सेल वॉल बनाना शुरू कर दी, सेल मेम्ब्रेन बनी, और एक सेल बन गई, सेल एक काम करने लग पड़ी, धीरे धीरे उसका जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हुआ, वो आगे और मॉडिफाइड करते 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 हज़ारों करोड़ों साल के बाद आज हम मनुष्य बने हैं। तो बहुत लंबा टाइम चला है, बहुत जो ये एवोल्यूशन है, उत्परिवर्तन है, बहुत लंबा चला है। तो आप देख सकते हो कि ये जो जेनेटिक, ये क्यों हो रहा है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही हुआ है। जेनेटिक वेरिएशन मतलब इन, जब जीन में परिवर्तन आया, नए नए परिवर्तन होते चले गए और मॉडिफिकेशन होती चली गई, तो जीन्स के काम परिवर्तित होते चले गए। तो जो अच्छे जीन्स थे उन्होंने तो हमें फ़ायदा दिया, और जो नुकसान वाले थे वो ख़त्म होते चले गए। तो कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन, तो जितने भी जेनेटिक वेरिएशन हुए हैं उनका जो हमें सोर्स प्राप्त हुआ, उससे क्या पता लगा, प्रोवाइड रॉ मटेरियल, हमें उससे क्या मिला है, एक रॉ मटेरियल मिला है एवोल्यूशन का, यानी कि उद विकास का। जो आप, ये जो उद विकास हुआ है वो हमें कहाँ से समझ आया है, इसी जेनेटिक वेरिएशन से, कि कैसे एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन, एक बहुकोश की, जैसे एक कोश की जीव से कैसे बहुकोश की जीव बना, और कैसे बहुकोश की जीव से हम एक जटिल शरीर वाले, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले हम तक पहुंच पाए हम। तो इस सब का जो हमें आधार मिला है वो म्यूटेशन से ही मिला है। म्यूटेशन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ एलील्स, तो म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप एलील की फॉर्मेशन होती है। विदाउट म्यूटेशन ऑल जीन्स एग्जिस्ट ओनली इन वन फॉर्म, कहता अगर म्यूटेशन ना हो, विदाउट म्यूटेशन सारे के सारे जीन कैसे रहें, एक ही फॉर्म में रहे। जैसे आपको पता है कि एक लंबापन होता है, एक बौनापन होता है ना, जैसे हम कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी होता है। तो ये जो एलील्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, किसके थ्रू होती है, वो किसका परिणाम है, म्यूटेशन का ही परिणाम है। ऑर्गेनिज्म एबल टू इवॉल्व एंड अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, म्यूटेशन की वजह से ही कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर ये, वो अपने आप को इवॉल्व कर पाता है, अपने आप को अनुकूल बना सकता है किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस के अंदर। जैसे आपको पता है, आपने डार्विन का लॉ भी पढ़े होंगे, कि जैसे जिन जिन एनिमल्स के अंदर और जीव के अंदर, अगर उनके अंदर वो अडेप्टेशन थी, तो अगर वो अनुकूल हुए तो वो जिंदा रहे, नहीं तो वो नेचर, आपने पढ़ा है ना, नेचर, वो नेचुरल सिलेक्शन, है ना, पढ़ा हुआ आपने। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप प्रकृति के अनुकूल चल रहे हो, प्रकृति ने जैसे माना कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ किसी आइलैंड के ऊपर 1000 जीव रह रहे थे, और एनवायरनमेंट पहले गर्म था, सारे आराम से रह रहे थे, फिर सर्दियाँ आ गई, अगर सर्दियों को के लिए 1000 में से 800 जीव ही अनुकूल है, तो वो 800 रह जाएंगे, बाकी 200 मर जाएंगे। तो जिनके अंदर अनुकूलताएँ हैं, ये जो उनके अंदर जो अडेप्टेशन की जो पावर आई है, ये जो अनुकूलता वाला जो गुण आया है उनके अंदर, वो किसके थ्रू आया है, म्यूटेशन के थ्रू ही आया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, आणविक आधार किसका, जीन म्यूटेशन का, इसको हम देख लेते हैं। अब जीन म्यूटेशन, बार बार जीन म्यूटेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, जीन्स के अंदर। जीन्स कहाँ होते हैं, ये एक फंक्शनल यानी क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी डीएनए के खंड की। डीएनए के अंदर ऐसा खंड, उसका ऐसा सेगमेंट, ऐसा खंड जो काम करेगा आगे जाके। आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। तो जीन ने यही तो बनवाना है, जीन अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन बनवाती जाएगी और सेल वैसे वैसे बनती जाएगी। ठीक, जीन को सब कुछ पता होता है। तो म्यूटेशन अराइज टू वेज, वो कहता है ये जो म्यूटेशन है आप उसको दो तरीके से, हम नहीं, मतलब वो होता है, उत्पन्न होता है दो तरीके से। कैसे, एक होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक होता है इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप अचानक से हो, और इंड्यूस जिसको खुद उत्प्रेरित किया जाए, होने के लिए किया जाए। तो पहले देख लेते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है। कहता है सम म्यूटेशन आर स्पॉन्टेनियस, कुछ जो म्यूटेशंस हैं वो अचानक से होते हैं, अकर विदाउट ट्रीटमेंट विद एक्सोजीनस म्यूटाजन। बोलता बिना किसी, विदाउट ट्रीटमेंट, बिना किसी ऑर्गेनिज्म, उस जीव को बिना किसी ट्रीटमेंट के ही एक्सोजीनस म्यूटेशन, मतलब हमने किसी भी म्यूटाजन को उसके अंदर डाला ही नहीं है, बिना, विदाउट इसके हो गया वो। म्यूटाजन एजेंट रीच टू दी एन इंक्रीज इन दी फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरिंग म्यूटेशन, अकरेंस ऑफ म्यूटेशन। तो वो क्या कह रहा है कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है उसमें क्या होता है कि जो
कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, अकर विदाउट ट्रीटमेंट ऑर्गेनिज्म विद एक्सोजेनस म्यूटाजन। मतलब जितने भी एक्सोजिनस म्यूटाजन है ना, जो प्रकृति में नहीं, उनके उनसे अभी उनकी ट्रीटमेंट करवाई ही नहीं है, विदाउट उनके ही फिर भी वो उनके अंदर हो जा रहे हैं। म्यूटाजन यानी कि जो एजेंट, म्यूटाजन कौन होते हैं? जो एजेंट है, जो ये करवा रहे हैं। एक तो होता है म्यूटेंट, म्यूटेंट जिनके अंदर म्यूटेशन हो वो म्यूटेंट कहलाते हैं, है ना। और म्यूटाजन कौन होंगे? जो कर रहे हैं जो। तो म्यूटाजन यानी कि वो एजेंट लीड टू एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटाजन क्या करते हैं? म्यूटेशन की जो घटना है उसकी होने की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसको बढ़ा देते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसे में मतलब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी जो अचानक होने वाला म्यूटेशन, अकाउंट फॉर बैकग्राउंड रेट ऑफ म्यूटेशन एंड प्रिजम्बली अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन। तो कहता है ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है, अकाउंट फॉर बैकग्राउंड रेट ऑफ म्यूटेशन, मतलब कि ये क्या है, अगर आप इसको सही तरीके से मापें या जानें तो ये कौन सा म्यूटेशन है? बैकग्राउंड रेट वाला, मतलब अपने आप तरीके से हो रहा है। एंड प्रिजम्बली अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन, और ये एक्चुअल में क्या है? नेचुरल मतलब प्रकृति में अपने आप ही होने वाला वेरिएशन है। लाई इन सीन इन द पॉपुलेशन, तो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ये जो क्या है, एक नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन है, मतलब अपने आप उस जीन की उनके जीन्स में कुछ परिवर्तन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, राइट। तो कैसे हो सकता है ये? अकर बिकॉज ऑफ, इसमें इसकी क्या क्या किस वजह से हो सकता है? नंबर 1, रिप्लिकेशन एरर। जब आप रिप्लिकेशन कर रहे हैं, आपके अंदर रिप्लिकेशन हो रहा है आपकी जेनेटिक मटेरियल में, तब कोई एरर हो जाए, कोई त्रुटि रह जाए, राइट। दूसरा है स्पॉन्टेनियस लेशंस। स्पॉन्टेनियस लेशंस का मतलब क्या है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ड्यूरिंग दी नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। जब सेल नॉर्मल ग्रोथ कर रही हो, नॉर्मल वृद्धि कर रही है, तब ये तीन चीज़ें हो जाए, रिप्लिकेशन में कोई त्रुटि आ जाए, स्पॉन्टेनियस लेशंस हो जाए, या ट्रांसपोजेंस ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हो जाए। ये हम तीनों को एक एक करके आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक। तीनों को हम लिंक पकड़ेंगे कि रिप्लिकेशन एरर क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस लेशंस क्या हो सकते हैं, या ट्रांसपोजिशंस ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या होता है। ये तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। अब हमारा दूसरा ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और ये उसके कारण हो गए, ठीक। अब देखते हैं इंड्यूस म्यूटेशन क्या होता है। अराइज बिकॉज म्यूटाजन रिएक्टेड विद पेरेंट डीएनए। देखो यहाँ तो क्या हो रहा था कि बिना किसी एक्सोजिनस का मतलब था जो बाहर से कोई म्यूटाजन अटैक करे, तो ऐसा कुछ नहीं था, अपने आप इंटरनली उसमें कुछ हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी। वो गड़बड़ हमने देखा 3 चीज़ों में हो सकती थी, वो हम आगे बढ़ेंगे। और इंड्यूस म्यूटेशन क्या है? ये कैसे हो सकता है कि जब कोई म्यूटाजन रिएक्ट विद पेरेंट डीएनए, जब पेरेंट डीएनए मतलब जो मेन डीएनए उसके साथ कोई म्यूटाजन रिएक्ट कर जाए, कॉजिंग द स्ट्रक्चरल चेंज, और स्ट्रक्चरल यानी संरचना में परिवर्तन लाए, अफेक्ट द बेस पेयरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द अल्टर्ड दी न्यूक्लियोटाइड, और जो आपके डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी जो बेस पेयरिंग है उनके अंदर उनके ऊपर प्रभाव डाले, परिवर्तन लाए उनके अंदर, वो चीज़ कहलाती है इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब ही होता है कि खुद आप उसको उत्प्रेरित कर रहे हो परिवर्तन लाने के लिए। तो ऐसा म्यूटेशन कैसा? जो आप उसको म्यूटाजन दे रहे हो बाहर से किसी भी पेरेंट डीएनए के अंदर, जैसे कोई सेल है, ह्यूमन की सेल है, और उस ह्यूमन को आप म्यूटाजन उसके ऊपर डाल रहे हो, वो क्या इसके कारण है, कौन कौन से वो कारण है, वो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहले हम कारण का डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं पहला कारण था हमारा कि एरर इन द डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। पहला हम कारण डिस्कस कर लेते हैं कि त्रुटि हो जाना, जब कब होना त्रुटि? जब आपका डीएनए रिप्लिकेशन चल रहा था, समझा। रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन मतलब कॉपी, मतलब जब अब आपको पता है जैसे छोटा बच्चा है वो बड़ा बनेगा, छोटे से बड़ा बनने के लिए सेल्स हमें नंबर में बढ़ानी पड़ेंगी, मतलब हमें कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़ेगी उस जीव की या उस ऑर्गेनिज्म की। तो उसके लिए हमें रिप्लिकेशन करना पड़ेगा। रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? कॉपीज, डीएनए की कॉपीज तैयार करनी है। सेल 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 16 होंगी, 16 से 32 होंगी, 32 से 64 होंगी, 64 से और आगे चलता चला जाएगा। तो वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल, एक पेरेंट सेल के बाद जो जेनेटिक मटेरियल था उसको बढ़ा रही है वो, तो बढ़ाने के लिए रिप्लिकेशन करना पड़ेगा। माना रिप्लिकेशन के दौरान कोई एरर हो रहा है, तो उस वजह से जब एरर, जो माना कि जो पेरेंट का डीएनए था और जो उसके आगे जो प्रोजेनी जो ऑफस्प्रिंग्स बनी उनमें कोई परिवर्तन, तो यही तो म्यूटेशन कहलाएगा। कहता है ईच कॉमन बेसिस इन डीएनए कैन स्पॉन्टेनियसली अंडरगो अ
ट्रांसिएंट रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग। वो कहता है कि जो डीएनए के अंदर कॉमन बेस होते हैं, बेस मतलब जितने आपको पता है, जैसे आपको पता है, अगर हम आगे देखेंगे जब जेनेटिक्स में आपने, अभी हम देखेंगे आने कि डीएनए आरएनए क्या होता है। जैसे आपको पता है कि डीएनए के अंदर, डीएनए एक्चुअल में क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। डीएनए क्या होती है एक्चुअल में, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब उसके अंदर आपको फॉस्फोरस और शुगर और बेस, ये तीन चीज़ें मिलके क्या बनाती है, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ के एक लंबा डीएनए बनाते हैं। ठीक, तो उसने कहा कि जो डीएनए के अंदर जो बेस लगे होते हैं, जैसे मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, डीएनए कैसे होता है, ऐसे होता है। और ये क्या ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करूं, तो अगर मैं आपके पास, ये क्या है, ये स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है ना। अब उसको मैं अगर मैं ओपन कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही है। इसको मैं और अच्छा इलेबोरेट करूं आगे, तो हमारे पास क्या, अगर मैं एक बैंड, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको और मैं इलेबोरेट करूं तो एक्चुअल में क्या, अगर मैं इसको एक को दिखाऊं, आपको शो करके दिखाऊं, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के आगे क्या लगी हुई है, शुगर। सॉरी, बेस, है ना। इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, बेस, है ना। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो फॉस्फोरस बेस, ये हमारे पास तो शुगर होगी। शुगर के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या लगी होगी, बेस लगा होगा। वो आगे जुड़ी होगी। तो इस तरीके से आप, जिसमें तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्या मिल रहा है, जहाँ पर आपको फॉस्फोरिक एसिड प्लस, फॉस्फोरिक एसिड प्लस आपको क्या मिले, शुगर मिले। शुगर कैसे होती है, पेंटा, 5 कार्बन वाली। और प्लस आपको साथ उसमें क्या मिले, आपको बेस मिले। बेस का मतलब प्यूरीन या पिरीमिडीन। ये, तो ये जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है, क्या क्या बोलोगे, जब तीनों ये मिल जाएंगे तो आपके ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड, एन, एन का मतलब करोड़ों में, अब एन का कुछ भी नंबर है। जब ये चेन्स बढ़ती जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, हज़ारों न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, तो वो एक चेन क्या कहलाएगी, आपका डीएनए। इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो वो कह रहा है ईच कॉमन बेसिस इन डीएनए, डीएनए के अंदर जो भी कॉमन बेस है, मतलब कि बेस कितने होते हैं आपको पता है, उसमें थाइमीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, एडिनिन हो सकती है, ग्वानिन हो सकती है। ये बेस है सारे के सारे। कैन स्पॉन्टेनियसली अंडरगो ए ट्रांसिएंट रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग, उनकी स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी बॉन्डिंग के अंदर कुछ रीअरेंजमेंट हो जाए, ठीक है। अ पोर्शन शिफ्ट इन नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म वन ऑफ इट्स रेयर टॉटोमेरिक फॉर्म। टॉटोमेरिक फॉर्म क्या होती है, कि वो अपनी एक रेयर, अपने एक ऐसे रूप में कन्वर्ट हो जाए जो कभी रूप बहुत कम मिलता हो। कहने का मतलब कि जो बेस लगे ना डीएनए के अंदर, आपको पता है एक तो फास्फोरिक एसिड लगा है, एक शुगर लगी है, एक बेस लगा है। बेस वो क्या हो सकता है, या तो वो थाइमीन, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन हो सकती है। पिरिमिडीन और प्यूरिन बेस के फॉर्म में लगी होती है। अब वो कहते हैं ये जो प्यूरिन या पिरिमिडीन है, उनके अंदर रीअरेंजमेंट हो जाए, उनके बंध के अंदर बॉन्डिंग्स, उनके अंदर जो जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर है, जो रासायनिक सूत्र है उनका, उसके अंदर कोई बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्ड यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए, और अ प्रोटॉन शिफ्ट इन नाइट्रोजनस बेस फॉर्म वन ऑफ इट्स टॉटोमेरिक फॉर्म। वो कहता है कि उसमें एक प्रोटॉन का शिफ्ट हो जाए, कहाँ पर, उनकी नाइट्रोजन बेस के अंदर, फॉर्म वन ऑफ इट्स रेयर, और क्या बना ले,
अपनी एक टॉटोमेरिक फॉर्म बना ले। टॉटोमेरिक का अर्थ होता है कि जो आपको आज तक उसका रूप देखने को ना मिले और वो बहुत कम देखने को मिलता हो। तो उनके जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है उसके अंदर, उस प्यूरिन या पिरिमिडीन में, उसमें प्रोटॉन का शिफ्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं टॉटोमेरिक शिफ्ट। फॉर्मेशन ऑफ द टॉटोमर ऑफ एनी बेस अल्टरेट्स बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी। और अगर ये जो आपके टॉटोमर बन गए, किसी भी बेस का टॉटोमर बन गया, उससे क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा बेस पेयरिंग, उनकी जो बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उनका जो नेचर था पहले, जो उनकी जो विशेषताएं थी, वो सब परिवर्तित हो जाएंगी। तो कहता है कीटो फॉर्म्स ऑफ थाइमिन एंड ग्वानिन, वो कहता है कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, जो कीटो फॉर्म्स होती हैं मोर स्टेबल ऑफ थाइमिन और ग्वानिन। कहता है जो टी और जी है, यानी थाइमिन और ग्वानिन की जो कीटो फॉर्म्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और अमीनो फॉर्म्स ऑफ एडेनिन और साइटोसिन, और ए और सी की, एडेनिन और साइटोसिन की अमीनो फॉर्म्स बहुत ज़्यादा में इनफ्रीक्वेंटली अंडरगो टॉटोमेरिक शिफ्ट। वो कहता है जो अमीनो फॉर्म्स हैं, किसकी फॉर्म्स, एडेनिन और साइटोसिन की, उनके अंदर चेंज होता है कौन सा, टॉटोमेरिक शिफ्ट। उससे क्या होगा, टू लेस स्टेबल इनोल एंड अमाइनो फॉर्म्स रिस्पेक्टिवली। वो कहता है जो एडेनिन, और जैसे कि उसने कहा कि जो थाइमीन और ग्वानिन है उनकी कीटो फॉर्म बहुत स्टेबल होती है, वैसे ही एडेनिन और साइटोसिन की जो अमीनो फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर टॉटोमेरिक शिफ्ट होता है। और टॉटोमेरिक शिफ्ट होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी लेस स्टेबल इनोल और अमाइन, मतलब कि जो आपका एडेनिन है वो इनोल में, और जो साइटोसिन है वो अमाइनो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, बेसिस वुड बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट इन देयर लेस स्टेबल टॉटोमेरिक फॉर्म। कहते हैं जो बेस है वो अपने किस फॉर्म में चले जाते हैं, अपनी लेस स्टेबल टॉटोमेरिक फॉर्म में चले जाते हैं फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो कहते हैं ये जो बेस है, जब इनमें ये म्यूटेशन की वजह से अपने टॉटोमेरिक फॉर्म रूप में जाते हैं, तो टॉटोमेरिक में ये सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो जिस रूप में वो गए हैं वो जो रूप है वेरी लेस स्टेबल, बहुत कम वो स्टेबल होता है, वो जो रूप है वो स्टेबल नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं, इनको रूप देख लेते हैं। तो वो कहता है जो स्टेबल, अब ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है, ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है, ये थाइमीन की कीटो फॉर्म है CO। ठीक है, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है थाइमीन का। तो थाइमीन के अंदर जब टॉटोमेरिक शिफ्ट होती है तो वो अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, इनोल फॉर्म में। ठीक, कैसे, प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, तो ये एन, यहाँ का जो H था वो चला गया O के पास, ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ का डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो ये वाली जो फॉर्म है वो कैसी है, रेयर, बहुत कम समय के लिए रहती है ये वाली फॉर्म। सेम ऐसे साइटोसिन में भी ऐसा होता है, जो अमीनो फॉर्म है वो कन्वर्ट होती है अमाइनो फॉर्म में। इसका जो H है वो कहाँ चला गया, इसके पास आ गया। ठीक, तो ये भी चेंज हो गया। उसके बाद एडेनिन में भी यही हो रहा है, इसके NH2 है, यहाँ NH हो गया, तो यहाँ अमीनो किस में, अमाइनो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है एडेनिन की। ग्वानिन में भी ऐसे हुआ, जो कीटो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होगी, इनोल फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो प्यूरिन और पिरिमिडीन्स हैं वो अपनी रेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। इतनी बात समझ आ गई। तो नीचे वो क्या बोल रहे हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ द 4 कॉमन बेस इन DNA, the site of hydrogen bond between the number 3 and number 4 position of pyrimidine and the between number 1 and number 6 position of the purines change the base pairing potential of the bases। तो वो कहता है जब टॉटोमेरिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, DNA के अंदर जो उसके बेस कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है किन के बीच में, द साइट ऑफ द हाइड्रोजन एटम बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 4, किसके बीच में, पिरिमिडीन। तो जो पिरिमिडीन के बीच में जो नंबर 4 और नंबर 3, ये याद रखने वाली बात है कि नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में हाइड्रोजन की अदला बदली हो रही है। और अगर आप किसके बीच में देख रहे हो, प्यूरिन के बीच में देख रहे हो, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, तो हमारे पास कहाँ है, ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6। तो इसके बाद पहले H नहीं था, यहाँ HNH2, तो यहाँ देखो इसमें H आ गया, उसका एक H कम हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया। तो यहाँ जो अदला बदली हो रही है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से उनकी जो बेस पेयरिंग पोटेंशियल ऑफ द बेसिस वो चेंज हो रहा है।
आगे देखते हैं। हाउएवर, जबकि कहता है, आगे आगे बात करते हैं। हाउएवर इफ़ अ बेस एग्जिस्टेड इन दी रेयर फॉर्म, कहता है अगर जो बेस है, जो आपने ऊपर बेस पढ़े चारों, चाहे वो थाइमिन की बात कर रहे हो, साइटोसिन की बात कर रहे हो, एडेनिन की बात कर रहे हो, या ग्वानिन की बात कर रहे हो, ये जो बेस है अगर वो अपनी रेयर फॉर्म में रहते हैं, बीइंग रिप्लिकेटेड और बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ नेसेंट डीएनए चेन, तो म्यूटेशन माइट रिजल्ट। अगर वो रहता तो बहुत कम समय के लिए, वो अपने बहुत रेयर समय के लिए रहते हैं इस रूप में, क्योंकि जो ये जो इनोल फॉर्म या अमाइनो फॉर्म या इम्यूनो फॉर्म या इनोल फॉर्म्स है, ये रियल फॉर्म्स होती हैं, बहुत कम समय के लिए होती है। अगर इस फॉर्म में होते होते एट द मोमेंट, इसी समय बीइंग रिप्लिकेटेड, अगर इनका रिप्लिकेशन हो जाए, इस डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाए, बीइंग इनकॉपरेटेड, और वो उसमें चले जाएं रिप्लिकेशन के दौरान, तो अ नेशेंट डीएनए चेन, जो ताजी ताजी जो डीएनए चेन बनेगी, माइट रिजल्ट म्यूटेशन, तो उसके अंदर आपको म्यूटेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है रियलिटी में तो ये एडेनिन है, ये साइटोसिन है, और इनके अंदर रिप्लिकेशन होगा, लेकिन ये अपने कन्वर्ट हो गए इस रूप में, और इस रूप में रहते रहते ही अगर रिप्लिकेशन हो गया तो इसी दौरान, तो अब जो नया डीएनए बनेगा उसके अंदर म्यूटेशन आएगा, वो बिल्कुल चेंज होकर आएगा, राइट। आगे देखते हैं। When bases are present in their rare amino or enol states can form adenine, cytosine and guanine thymine base pair। अगर जो बेसिस हैं आपके ऊपर, आपने जो बेस देखे, अगर वो अपने रियर अमीनो और इनोल स्टेट्स में हैं, ठीक, और उसी टाइम आपका चेंज हो गया, तो वो क्या करेंगे, कैन फॉर्म एडीन। अब आपको पता है, ये तो आपको नॉर्मली पता है कि जो एडेनिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हमेशा टी के साथ, और जो जी है, ग्वानिन है, वो हमेशा किसके साथ बनाती है, साइटोसिन के साथ। लेकिन अगर वो अपनी अगर आपकी ये जो बेस है वो किस फॉर्म में, अपने अमाइनो और इनोल फॉर्म में है, तो क्या होगा, जो एडेनिन है आपकी, वो किसके साथ बना लेगी बॉन्ड, साइटोसिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो किसके साथ बना लेगी, थाइमिन के साथ। और ये आपको पता है, ये तो कॉम्बिनेशन ही गलत है, राइट। नेट इफेक्ट ऑफ सच इवेंट, द सब्सिक्वेंट रिप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट द मिसमैच बेस पेयर। और इससे क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, अगर इस टाइप का रिप्लिकेशन हो गया तो सब्सिक्वेंट रिप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट, यानी कि मिसमैच्ड बेस पेयर, अब मिसमैचिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ये मैंने कंटिन्यू लिखा हुआ पॉइंट वाइज कि नेट इफेक्ट ऑफ द सच इवेंट, अगर इस प्रकार की घटना हो जाती है, कौन सी, जिसमें ए सी के साथ जुड़ जाता है और जी टी के साथ जुड़ जाती है, द सब्सिक्वेंट रिप्लिकेशन, जो आगे आने वाला जो रिप्लिकेशन है उसको क्या जरूरत पड़ेगी, सेग्रीगेट, वो जुड़ जाएगा द मिस मैच्ड, MIS है ये, मिस मैच बेस पेयर, मतलब जो बेस पेयर की जो मैचिंग होनी थी वो मिस मैच हो जाएगी, मतलब जिनकी जोड़ियां बननी थी उनकी नहीं बनेगी। मतलब होना क्या था, AT टू GC ऐसा होता है, AT के साथ जुड़ता है और GC के साथ जुड़ता है, और GC टू AT, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने एक बैंड लिया हुआ है ना, ये 5' एंड है, ये जो डैश है उसको प्राइम एंड बोलते हैं, 5' टू 3', और ये 3' टू 5', ये हमारा एक बैंड है। मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल वे में लिखूं तो ये ऐसा बैंड है, ऐसा है, इसको 5, ये 3, ये 3, और ये 5। बात समझ आ रही है। तो ये 5' इसी को ओपन करके लिखा हुआ खून, ये हम एडेनिन साइटोसिन, इस तरीके से। अब डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, जैसे जी डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, तो ये जो इसमें जो जी लगी हुई है ग्वानिन, एक हमारी ग्वानिन जो कैसी है, रियर इनोल टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ द ग्वानिन, इसमें ग्वानिन की रियर फॉर्म है। अब ग्वानिन की हमारे पास रियर फॉर्म क्या होती है, इनोल फॉर्म, वो अपनी इनोल फॉर्म में है, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो ये जो आपकी जो जी जो इनोल फॉर्म है वो यहाँ पहुँच गई, जी यहाँ आ गया। आगे फर्दर डीएनए रिप्लिकेशन चलता रहा, चला, तो आगे ये क्या हो गया, ये A से T और G से C। तो आप यहाँ देख रहे हो WA का मतलब क्या, वाइल्ड टाइप म्यूटेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइल्ड टाइप म्यूटेंट हो रहा है, ये ग्वानिन फॉर्म में, अपनी किस फॉर्म में, ग्वानिन फॉर्म में। तो ये जो G है, अब ये G आगे फर्दर चला गया, तो ये क्या आ गया आपका, माइल्ड, और ये हो गया वाइल्ड, है ना, ये म्यूटेशन वाला है।
वाइल्ड टाइप म्यूटेंट, ठीक है ना। तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकंड जनरेशन है। तो क्या बोल रहा है, म्यूटेशन बाय द टॉटोमेरिक शिफ्ट इन द बेस ऑफ द डीएनए नेट रिजल्ट जीसी टू एटी म्यूटेशन। तो जीसी टू एटी म्यूटेशन, तो यहाँ देख रहे हो आप जीसी टू एटी। तो एरर ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन में रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो यहाँ क्या होगा, जो एरर हो रही, जो त्रुटि आ रही है कब, ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन, जब रिप्लिकेशन चल रहा है, उसका परिणाम क्या रहेगा, म्यूटेशन कैसा होगा, सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन मतलब जिसकी जरूरत थी उसकी जगह दूसरा रख दिया गया, और इसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं दूसरा नाम, या इसको हम सिंगल साइट म्यूटेशन भी कहते हैं, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है। क्या बोल रहे हैं कि एरर ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन में रिजल्ट सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन और सिंगल साइट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। समझ आ रही है कि ये हमारे पास जी है जो इनोल फॉर्म में है, ठीक, इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ ये जो जी थी, अब ये एक तो यहाँ चला गया है ना, दो यहाँ दो पार्ट हुए हैं हमारे पास। पहले हमारे पास ये एक बैंड था, इसने आगे दो बैंड बना लिए, ठीक। उसके बाद इन दोनों, इसका भी दो बने और इसके भी दो बने, एक ये वाला बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। इतनी बात क्लियर आ गई, इतनी बात समझ आ गई। तो इसमें देखो यहाँ जी सी जी सी, यहाँ भी जी सी जी सी, राइट। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो यहाँ ए टी हो गया और यहाँ जी सी हो गया। तो इन दोनों की यहाँ पर क्या हो गई, फ्रेम शिफ्ट, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन लग गया। जैसे क्रिकेट के अंदर सब्स्टिट्यूशन एक रखा होता है ना, मतलब दूसरे की, जब कोई अगर वो रिटायर्ड हर्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी जगह हम दूसरा बंदा जो हमारे पास होता है ना, उस तरीके से। तो पॉइंट म्यूटेशन और सिंगल साइट म्यूटेशन कह सकते हो या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हो। तो उसको देख लेते हैं क्या होता है ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। कहता अ जीन म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम substitution of the one base pair for another or one base of another in case of single standard DNA genome known as a substitution mutation। वो कहता है कि जब कभी जीन म्यूटेशन के अंदर परिणाम क्या रहा, आपका रिजल्ट क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस पेयर, आप किसी एक का सब्स्टिट्यूशन कर दो, एक्स्ट्रा लगा दो। समझ रही बात कि देखो यहाँ जी था और ये जी सी यहाँ लग गया और दूसरे में ए टी, ये सब्स्टिट्यूशन लगी है, जी सी के साथ ए टी की सब्स्टिट्यूशन लगी है, जी सी के साथ ये ए टी की, ये जो जी सी आया इसके साथ ए टी की सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसकी जगह पर रखा गया। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन बेस पेयर, जब कभी आप किसी एक वन बेस पेयर की सब्स्टिट्यूशन करते हैं फॉर अनदर, दूसरे के साथ, और वन बेस फॉर अनदर इन केस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम। अगर आपके पास सिंगल स्टैंड, वहाँ तो डबल स्टैंड है, अगर सिंगल स्टैंड हो तो वहाँ पर सिर्फ एक बेस की होगी, राइट। तो नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। दूसरा है ट्रांजिशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन पिरिमिडीन और वन प्यूरिन बाय अदर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रही है किसी एक पिरिमिडीन की या एक प्यूरिन की दूसरे के साथ, रिप्लेस जीसी पेयर विद एटी पेयर और वाइस वर्सा। तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्शन क्या है, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पिरिमिडीन या पिरिमिडीन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। अब यहाँ देखो, यहाँ उसने बोला कि आप रिप्लेस कर रहे हो जीसी पेयर को विद एटी पेयर के साथ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो एटी पेयर है उसे रिप्लेस कर दिया गया जीसी के साथ। समझ आ रही बात, ए सी। अब देखो ये देखो ना, यहाँ पर सब बाकी सारा कुछ सेम है, टी जी, यहाँ ए जी टी, टी सी ए। इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ ए टी की जगह रिप्लेस किया गया जी सी को, या जी सी की जगह रिप्लेस किया गया ए टी को। तो वो कहता है सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक पिरिमिडीन या एक प्यूरिन बाय द अदर, दूसरे के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो रिप्लेस जी सी पेयर, एग्जाम्पल क्या, जी सी पेयर जो है उसे रिप्लेस किया गया ए टी पेयर के साथ। दूसरा कैसा होता है ट्रांसवर्शन, या प्यूरिन को पिरिमिडीन में के द्वारा चेंज कर दो या पिरिमिडीन को प्यूरिन के साथ। अब देखो ट्रांजिशन में क्या हो सकता है, ट्रांजिशन में जी से आपने ए को रिप्लेस किया, ए को जी के साथ, सी को टी के साथ और टी को सी के साथ। और ट्रांसवर्शन में क्या होगा,
ट्रांसवर्शन में आप ये बात हुई ना ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में क्या कर रहे हो कि आप वन पिरिमिडीन को दूसरे के साथ, अब मेरे पास ग्वानीन है, मेरे पास ग्वानीन है, तो ग्वानीन मतलब क्या है, आपकी प्यूरीन है, एक प्यूरीन को मैं दूसरी प्यूरीन के साथ, ग्वानीन को मैं कैसे कर रहा हूँ एडेनिन के साथ, एडेनिन को मैं मतलब एक प्यूरीन है उसको दूसरी प्यूरीन के साथ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास एक पिरिमिडीन है, मैं उसको दूसरी पिरिमिडीन के साथ चेंज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कहलाता है ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्शन क्या होता है, जब आप प्यूरीन को पिरिमिडीन से चेंज करो या पिरिमिडीन से प्यूरीन को, तो जी को मैं टी से कर रहा हूँ या टी को मैं ए से कर रहा हूँ, जी को मैं सी से कर रहा हूँ या टी को मैं जी से कर रहा हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट मिस पेयरिंग म्यूटेशंस आर ट्रांजिशन, तो सबसे जो जिसमें गलत हो जाता है वो ट्रांजिशन वाले में होता है, जहाँ पर ए सी और जी टी मिस पेयर है, ए सी और जी टी, क्योंकि आपको पता है ए हमेशा टी के साथ मैच करता है और सी हमेशा जी के साथ पेयर बनाता है। डज नॉट डिस्टॉर्ट द डीएनए डबल हेलिक्स हैज मच हैज ए जी और एल सी टी बेस पेयर डू। तो वो कहता है कि इससे क्या होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डबल हेलिक्स जो है वो है ना ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है। तो थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही। इसको नीचे वाली लाइन को दोबारा देख लो कि क्या बोल रहा है, कि जो हमारा तो वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा ए सी है और जी टी ये मिस पेयर है, मतलब ऐसे पेयर नहीं बनते। डज नॉट डिस्टॉर्ट द डीएनए डबल हेलिक्स, वो क्या करते हैं, डज नॉट डिस्टॉर्ट द डीएनए डबल हेलिक्स हैज मच हैज ए जी और सी टी बेस पेयर डू, जितने की ए जी और सी टी करते हैं। मतलब ए सी और जी टी तो मिस पेयर है ही है, ये इतना डीएनए डबल हेलिक्स को ख़राब नहीं करते जितना ए जी और सी टी करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम आगे जो एक तो अभी हमारा एक ही रीज़न कारण हुआ है एरर इन द रिप्लिकेशन, नेक्स्ट में हमने दो और करने हैं, स्पॉन्टेनियस सिलेक्शन और ट्रांसपोजिशन। थैंक यू सो मच।